हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन भारत के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थ्योरी क्लासेस से डिटेल है। प्राचीन भारत के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। A to Z जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। भारतीय इतिहास में मेरा फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं ये हिस्ट्री क्या है, हमारी जो प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है वो क्या है। चलिए थोड़ा सा हम इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों कि आपको ऊबपन भी ना लगे और कहानी के माध्यम से आप अगर सुन भी रहे हैं ना तो आपको ये सारे पॉइंट माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास, देखिए इतिहास है क्या? तो अतीत काल की घटनाओं जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि अतीत काल की घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेत्ता हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। हिस्ट्री शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख था वो हेरोडोटस ने ही किया था। अगर बात करते हैं रोमन दार्शनिक में तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यहाँ से हेरोडोटस का क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी है? हिस्टोरिका लिखी है। अब बात करते हैं, एक कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं E.H. खार का। E.H. खार का कथन है कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच का एक संवाद कायम करता है। इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है। किसके अनुसार है? तो E.H. खार के अनुसार है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इतिहास लेखा से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो पॉइंट है, तथ्य है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटोलॉज नाम से सर विलियम जोन्स ने लिखा। और 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम व गीत गोविंद का भी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया। 1785 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के तहत चार्ल्स विल्कन्स ने भागवत गीता का अनुवाद किया। और 1787 ईस्वी में हितोपदेश का। 1813 ईस्वी में होरेंस हैमन विल्सन ने मेघदूत का अनुवाद किया। 1904 ईस्वी में B.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की। किसकी रचना की? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। 1924 ईस्वी में K.P. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी की रचना की। D.D. गोस्वामी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की, जो बाद में एशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिक आउटलाइन नाम से प्रकाशित हुई। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना P.V. काले ने की थी। किसने की थी? तो P.B. काले ने किसकी रचना की थी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मानव विकास के बारे में। मानव का उद्विकास कब हुआ था? देखिए दोस्तों, जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति में मानव को उद्विकास का परिणाम बताया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, ये पुस्तक किसकी थी? तो चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को अन्य प्रजातियों के साथ साथ मानव प्रजाति को भी लागू किया जाता है। आज से लगभग 20 लाख से 10,000 के मध्य प्राइमेट से मानव का उद्विकास हुआ। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 26 लाख BC के आसपास प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमोनिड का उद्भव हुआ। प्राइमेट और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इस मामले में अलग था कि वह 2 पैरों पर चल सकता था। देखिए अब मानव विकास कैसे हुआ आप देख सकते हैं। यही होमोनिड धीरे धीरे अनेक मानव प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। धीरे धीरे अनुवांशिक परिवर्तन होते गए मानव में बुद्धि, कलात्मक प्रतिभा का भी विकास हुआ, जो कालांतर में मानव संस्कृति के विकास का कारण बना। अब तक प्राप्त साक्ष्यों व निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मानव का जो विकास है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव का विकास हुआ था, जहाँ से मानव जाति का संपूर्ण विश्व में विस्तार हुआ। अध्ययन की सुविधा और उपलब्ध सामग्री या साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग अगर
ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ। वहीं से मानव जाति का संपूर्ण विश्व में विस्तार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, दूसरा है आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है इतिहास। तो प्राक इतिहास क्या है? देखिए दोस्तों, जो प्राक इतिहास है, प्री हिस्ट्री, समय लगभग 20 लाख से 3000 BC, लिखित साक्ष्य का अभाव है क्योंकि पूरा सामग्री पर आधारित है। कोई वहाँ पर मतलब पूरा डिटेल एग्जैक्ट यही नहीं है कि समय लगभग 20 लाख से 3000 BC, लिखित साक्ष्य का अभाव है, पूरा सामग्री पर आधारित है। इसके अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन हुआ। हमने बात किया इतिहास के बारे में, इतिहास लेखन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में मानव उद्विकास के बारे में, मानव उद्विकास के बारे में चर्चा किया। उसके बाद में वहीं से निकल कर आया कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से 3 भाग थे? प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री में क्या था? तो प्री हिस्ट्री का जो समय था वो लगभग 20 लाख से 3000 BC, लिखित साक्ष्यों का अभाव है, पूरा सामग्री पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो प्री हिस्ट्री है इसके अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। इसकी जो समय है 3000 BC से 600 BC, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अतः इसे भी पुरासाक्ष्यों के सहारे जाना जाता है, अतः हड़प्पा व वैदिक सभ्यता। अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, जो कि 600 BC है। जो इतिहास है 600 BC के उपरांत यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होने लगा और उनका वाचन भी हुआ। देखिए, प्राक इतिहास में तो कोई जो है कि लिखित सामग्री है नहीं, लेकिन आदित्य जो प्रोटो हिस्ट्री थी इसमें जो मतलब कि लिखित जो साक्ष्य थे वो उपलब्ध तो थे, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन जो हिस्ट्री है इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए और उसका वाचन भी हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद में हिस्ट्री से जो संबंधित इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उसको मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद में मानव विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम डिस्कस किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया है कैसे भी करके, तो आप 1-2 बार इस क्लास को देखिए। मैंने डिटेल में इसलिए इस क्लास को करवा रही हूँ कि आपकी कोई भी डाउट ना रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको पर्सनल कोई काम है हमसे, या मतलब पर्सनल कुछ पूछना है, या जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, हम एक लोगों का कमेंट रिप्लाई दे देंगे। अगर आपको हमसे पर्सनल कोई बात करनी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्मरणीय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। भीमबेटका है, आदमगढ़ एवं बागौर है, बुर्ज होम एवं गुफराल है, चिरांद है, पिक्कली हल है और मेहरगढ़ है। हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये भीमबेटका है क्या। देखिए दोस्तों, भीमबेटका जो है ये भोपाल के समीप स्थित इस पुराण पाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं जैसे शैलाश्रय, चट्टानों से बने सरल स्थल तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। वहीं पर बात करते हैं आदमगढ़ एवं बागेर के, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणी पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका जो समय है लगभग 5000 ईसा पूर्व है। कितना है समय? 5000 ईसा पूर्व है। बुर्ज होम एवं गुफराल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल से गर्दावास, गड्ढाघर, कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पूछ सकते हैं कि कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम एवं गुफराल में। वहीं पर बात करते हैं चिरांद के बारे में, तो बिहार प्रांत एकमात्र नौपाषाणी पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद से प्राप्त हुए। कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कृषि तथा पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज एवं गुफराल में मिले हैं। अब बात करते हैं पिक्कली हल में, तो कर्नाटक स्थित इस नौपाषाणी पुरास्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित इस नौपाषाणी पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नौपाषाणी प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे खरों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम गुफराल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, चिरांद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भीमबेटका। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे मुख्यतः नेग्रिटो तो पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो की जाति के थे।
मध्य पाषाणकालीन मिली समाधियों से मानव अस्थिर पंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पाषाण युग के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अब हम बात करते हैं पाषाण युग के बारे में। दोस्तों ये पाषाण युग क्या था? देखिए, हमने भी बताया था, मैं यहाँ पर पहले डिस्कस किया था कि जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुई। अब पाषाण काल जो प्री हिस्ट्री में डिस्कस किया था, प्री हिस्ट्री के बारे में, तो प्री हिस्ट्री में मैंने ये बताया था कि समय लगभग 20 लाख से 3000 BC लिखित साक्ष्य का अभाव है, पूरा सामग्री पर आधारित है। इसके अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन हुआ। अब इसके अंतर्गत जो पाषाण युग का अध्ययन हुआ, आप चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोन एज क्या है, पाषाण युग क्या है। देखिए, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के लिए 1970 में लारटेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने यह विभाजन पाषाण उपकरणों के प्रकार तथा तकनीकी विशेषताओं के आधार पर किया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इतना तो आप लोग जानते हैं, पूरा, मध्य, नव। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखते हैं, हम पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल देख लेते हैं। ये है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो था, ये 20 लाख से 10,000 BC तक था। इस युग के जो मानव थे, इस युग के मानव कैसे थे? तो भद्दे थे। कैसे थे? भद्दे थे, बेडौल थे और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे पूरा पाषाण काल के लोग। इस युग को मुख्यतः आखेट व खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। ये पूर्णतः शिकार पर आश्रित थे। किस पर आश्रित थे? शिकार पर। पूरा पाषाण के लोग जो थे वो पूर्णतः शिकार पर आश्रित थे। पूरा पाषाण युग को अध्ययन सुविधा के अनुसार 3 उपकालों में विभाजित किया गया था। वो 3 उपकाल कौन कौन से थे? तो थे निम्न पूरा पाषाण काल था, पहला निम्न पूरा पाषाण काल था, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल था और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल था। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल के उपकरण मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। चापर, चापिंग, पेबुल, हैंड एक्स व क्लीवर। इस काल में मानव ने मुख्यतः कोर उपकरणों का निर्माण किया है। भारत में मुख्यतः सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। बेलन घाटी, जहाँ से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ उसी को कहते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है? तो बेलन घाटी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीडवाना जो कि राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका और डीडवाना ये प्रमुख स्थल थे। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और डीडवाना राजस्थान में। भीमबेटका से बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरपक्कम व गिद्धलूर आदि प्रमुख स्थल हैं। भारत में पहला हस्तकुठार 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम से ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट बुशफ्लूट के द्वारा खोजा गया। अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किंग ने की है। किसने की है? किंग ने की है। केरल व ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर संपूर्ण भारत से पुरा पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस काल के औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस मानव था। यद्यप मानव जो थे अग्नि से परिचय हो चुका था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि इसमें जो मानव थे वो अग्नि से परिचय हो चुके थे, परंतु अभी अग्नि का नियमित उपयोग नहीं होता था। अग्नि से तो परिचित हो गए थे, लेकिन अग्नि का नियमित उपयोग नहीं होता था। सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का जो प्रमाण है चीन के चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चीन के चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। तो अब हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। हमने निम्न पूरा पाषाण काल डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह चर्ट, जैस्पर व फ्लिंट जैसे पत्थरों के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्कृति के नाम से? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक उपकरणों में खुरचना, बेघनी, बेधक तथा तछड़ी प्रमुख हैं। निवासा जो कि महाराष्ट्र में है, नर्मदा घाटी से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा। तो मानव कंकाल किसने ढूंढा?
अरुण सोनकिया ने, जिसकी पहचान वर्तमान में आद होमो सैपियंस के रूप में की जाती है। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो नियंडरथल मानव का संबंध भी मध्य पूरा पाषाण काल से किया जाता है। तो नियंडरथल का जो संबंध है, मानव का जो संबंध है, किस काल में किया जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल में किया जाता है। सल के निर्माण हेतु लवाई वाई तकनीकी का प्रयोग तेजी से प्रचलित हो रहा है। अब हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न डिस्कस किया, मध्य डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। होमो सैपियंस अर्थात आधुनिक मानव का विकास इस युग की विशेषता है। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में अनेक गुहा चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था। तो ब्लेड क्या था? इस काल जो उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? ब्लेड था। इसके अलावा खुरचनी, बेधनी, आरी, तछड़ी व चाकू प्रमुख उपकरण है। बेलन तथा सोनघाटी, सिंहभूम, भूमबेटका, बखुरी, बाघौर, पटढ़े, इनाम गांव, रेणुगुट्टा व कुर्नूल की गुफाएं आदि इस काल के उपकरणों के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। कहीं कहीं से हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के लोहंदा नाला से अस्थि की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो इस युग के मानव कला चेतना का प्रमाण है। इस युग से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरा व पीली आदि वर्णों का प्रयोग किया गया है, जो पूर्णतः कैसे भी प्राकृतिक है। अधिकांश चित्र शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित है। बात करते हैं सुंदरगढ़ के बारे में। सुंदरगढ़ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका व आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, जोगीमारा झारखंड, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भीमबेटका के चित्रों में नृत्य, मदिरापान, जुलूस आदि प्रमुख है। ये स्थल अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो भीमबेटका जो गुफा है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है? फलतः मानव के उपकरण, शिकार व रहन सहन की पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। मानव अब अपेक्षाकृत छोटे छोटे शिकार करने लगे, जैसे मछलियाँ व फिर पक्षी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होने लगे। इसी युग में मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, जैसे भाला, धनुष बाण। तो मध्य पाषाण काल में मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे भाला हो गया, धनुष बाण आदि। इसी काल के उपकरण आकार में छोटे व परिष्कृत हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म उपकरण कहा जाता है। ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण तथा नौचंद्राकार व समलंब औजार प्राप्त हुए हैं। इस युग के मानव ने शिकार के साथ साथ खाद्यान्न, जंगली का संग्रह भी सीख लिया था। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो शिकार में मदद करता था। कुत्तों का जो प्रयोग था स्लेज गाड़ियों के खींचने में किया जाता था। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया, और जो कुत्ता था वो शिकार करने में मदद करता था, और जो कुत्ते का प्रयोग करते थे ये लोग, तो कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ियों के खींचने में किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1867 में सर्वप्रथम C.L. कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे। इस काल में मानव के कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, दमदमा व महदहा से प्राप्त हुआ। सराय नाहर राय, चौपानी, मांडो तथा मदहा जैसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी में स्थित है। सराय नाहर राय से हड्डी और प्रस्तर उपकरण मिले हैं। आवास घास फूस के बने थे, कहीं फर्श में पत्थर लगे थे। घरों के चारों तरफ खंभे गाड़ने का साक्ष्य मिले हैं। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो में अस्थायी जीवन के साक्ष्य स्वरूप चूल्हा, चक्की और मूसर प्राप्त हुए हैं। मैदहा से बूचड़खाना, गोबर और आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बागौर से पाषाण के साथ साथ लोह काल के उपकरण व मानव कंकाल मिले हैं। भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में मानव उत्तिष्ठ का प्रमाण मिला। लेखनिया से 27 नर कंकाल तथा महदहा से युक्त समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि का जो प्रयोग था वो मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से अलग है। पूरा पाषाण काल में जो अग्नि का प्रयोग था वो अलग था, और मध्य पाषाण काल में अलग है। चलिए आगे देखते हैं। चूहे की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक जीवन के साथ साथ भोजन पकाने की कला की शुरुआत हो चुकी थी। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि चूल्हा जलाने की, चूल्हे पर खाना पकाने की जो कला थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था सर जॉन लुआक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक
प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था, कौन सी पुस्तक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। गार्डन चाइल्ड ने इसे लिबोरेशन क्रांति के रूप में वर्णित किया है। नौपाषाण काल के प्रथम प्रयास और उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन में सुरियर महोदय ने प्राप्त किया। नौपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। गार्डन चाइल्ड ने इन्हें अन्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया। इस युग का उपकरण जो था, नौपाषाण काल का जो उपकरण था वो सुडौल था, सूक्ष्म और पालिशयुक्त था। कैसा था, सुडौल, सूक्ष्म और पालिशयुक्त था। कुठारी व कुल्हाड़ी इस युग के प्रतिनिधि उपकरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश से 8000 BC धान की खेती का साक्ष्य मिला। तो लहुरा देव में धान की खेती का साक्ष्य मिला जो कि दुनिया में प्राचीनतम है। दुनिया में प्राचीनतम क्या है, लहुरा देव है, जहाँ पर धान की खेती का साक्ष्य मिला है। किस काल में, नौपाषाण काल में। किस काल में, नौपाषाण काल में। विश्व स्तर पर नियमित खेती की शुरुआत हुई तथा ओखली, मूसल व सिलबट्टे का भी प्रयोग हुआ। ओखली, मूसल, सिलबट्टे का प्रयोग नौपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल में हुआ। मृदभांड का निर्माण नौपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरौंद, कोल्डी हवा, गुफराल आदि नौपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। मेहरगढ़ से जौ के 2, गेहूं के 3 किस्में तथा खजूर एवं कपास खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, विश्व में प्रथम है। बुर्जहोम व गुफराल से गर्द निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से एक समाधि स्थल से मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा से वन एवं वन कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से संसार से में बृद्धभांड से के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी में चौपानी मांडो से 3 किलोमीटर दूर महगड़ा से गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली जो पहली फसल है कौन सी है, रागी थी। तो जब दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी, रागी थी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में नौपाषाण काल 1000 BC तक चलता रहा। इसी समय यहाँ महापाषाणिक संस्कृति का उदय हो गया। क्या हुआ, महापाषाणिक संस्कृति का उदय हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। श्रम विभाजन व स्त्री। श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष में विभेद भी इसी काल में देखने को मिला। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास भी नौपाषाण काल में हुआ। इस काल में धीरे धीरे मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तन होने लग गया। नौपाषाणिक काल में जो धीरे धीरे मातृसत्तात्मक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तन होने लगा और नौपाषाणिक मानव ने प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की उपासना प्रारंभ की। क्या की, मातृ देवी की उपासना भी प्रारंभ की। पुनर्जन्म में नौपाषाण के लोग जो थे ना वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नौपाषाणिक ग्राम्य संस्कृतियों ने ही कांस्य युगीन शहरी संस्कृतियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में नौपाषाण काल में संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने वाले जो थे डॉक्टर प्राइम रोज को है। इन्होंने 1842 ईस्वी में लिंग शुगर मतलब कर्नाटक में है नामक स्थल से उपकरण खोजे हैं। कताई और बुनाई की कला से भी परिचित थे नौपाषाण काल के लोग, क्योंकि पुराविदों को उत्खनन से चरखे के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। चरखे के कुछ अंश जो है नौपाषाण काल में प्राप्त हुए, तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कताई और बुनाई की कला से ये लोग परिचित थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास में तिथियों का प्रकटन 2 प्रकार से होता है। तिथियों में जो इतिहास में तिथियों का प्रकटन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से, ईसा पूर्व और ईसन। ईसा पूर्व जिसे BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व से ईसा के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं। और एडी मतलब होता है एनी डोमिनी, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। एनी डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व का संक्षिप्त परिचय। भारतीय पुरातत्व का जो संक्षिप्त परिचय है ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट परिचय है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई। पुरातत्व के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदान के कारण ही इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ASI पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ASI के प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, क्योंकि पहले भारतीय महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी थे। कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जो था कर्जन को जाता है 1904 में।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही जो संक्षिप्त परिचय था इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं पुरावस्तुओं का तिथि निर्धारण। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का जुगाड़ निर्धारण करने के दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है तिथि निर्धारण। तो तिथि निर्धारण को हमने दो भागों में डिवाइडेड कर दिया था, सापेक्ष तिथि निर्धारण और निरपेक्ष तिथि निर्धारण। तो सापेक्ष तिथि निर्धारण और निरपेक्ष तिथि निर्धारण। सापेक्ष में क्या होता है, स्तरीकरण विधि, प्रारूप की विधि थी, संबंधित पदार्थ विधि, फ्लोरीन परीक्षण विधि और प्रयाग विश्लेषण विधि। वहीं पर निरपेक्ष तिथि निर्धारण का जो विधियाँ थी वो है वृक्ष वलय विश्लेषण विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, कार्बन 14 विधि, यूरेनियम विधि और थर्मोल्यूमिनेसिस डेटिंग। आगे देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से केवल उन्हीं अवशेषों की तिथि ज्ञात की जा सकती थी जो कभी जीवित थे। कार्बन 14 विधि के आविष्कार के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक विलियर्ड लिब्बा को 1949 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पोटेशियम आर्गन विधि से निर्जीव वस्तुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। थर्मोल्यूमिनेसिस डेटिंग विधि से मूलतः मृदभांड की तिथि ज्ञात की जाती थी। तो वृक्ष वलय विधि से हम अधिकतम 1100 वर्षों तक की गणना कर सकते हैं। कितने वर्षों तक? 1100 वर्षों तक हम गणना कर सकते हैं वृक्ष वलय विधि से। हम क्या कर सकते हैं? तो वृक्ष वलय विधि से हम अधिकतम 1100 वर्षों तक की गणना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पाषाण काल के विशिष्ट तथ्य के बारे में, एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल मध्य प्रदेश में, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वहीं पर बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। वर्ष 1867 से 68 में आर्कीबार्ड क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र की खोज की थी। 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। चलिए आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। देखिए, पशुपालन का जो प्रारंभ था वो मध्यपाषाण काल से शुरू हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया है। तो सर्वप्रथम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कब? 1861 ईस्वी में। धातु में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? धातु में सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू किया गया था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष लहुरादेव संत कबीर नगर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा, खेती से ज़्यादा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो थ्योरी क्लासेस थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक दिल से कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर जो भी सोशल मीडिया है आप वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए, थ्योरी क्लासेस बहुत जगह प्रोवाइड नहीं होती है, तो हमने डिटेल में हर एक टॉपिक का हम कवर करवाएंगे। अब हम कल बात करने वाले हैं, कल हम पता है हमारी कौन सी क्लास रहेगी? तो कल हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें पुरातात्विक स्रोत क्या थे, हैं सारे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कल पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो आज हमने इतिहास के बारे में डिस्कस किया, कल हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपकी कोई क्वेरी भी होगी, जो भी आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी
राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई पर्सनल बात है फिर भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। जैसी भी होगी जो भी आप, अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपको सच में नज़र आ रही है तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।